वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं वह दिव्यांगजन के वाहन से संबंधित है। और केंद्र सरकार ने जो जीएसटी रिफॉर्म किया है उसको जो इफेक्ट आ रहे हैं राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज की लाइट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 की लाइट में, और सामान्य रूप से जो जीवन जीने की एक विधा है कि गरिमा में जीवन जिएंगे दिव्यांगजन, उसके संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। हम जब बात करते हैं किसी बात की तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जाके प्रतिनिधित्व पर अटकती है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 2C पर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। और सेक्शन 2C जब उसमें खास तौर से पॉलिटिकल बैरियर की बात करती है तो यह एक शब्द ही अपने में इस बात को रेखांकित करता है कि समाज बिना दिव्यांगों के अपूर्ण है। इसे पूर्णता प्रदान करने के लिए उनको भी समावेशी भाव से समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। सरकारों को नीतियां भी उसके अनुसार ही बनानी पड़ेंगी। और इसीलिए जब पॉलिटिकल बैरियर को हटाने की बात आती है तो नीतियों पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अभी आपने देखा जीएसटी रिफॉर्म हुआ है और रिफॉर्म होने के साथ एक अच्छा संदेश भी गया है, समाज में लोगों को लाभ भी मिला है। लेकिन दूसरी तरफ इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं दिव्यांगजनों पर, उसको भी हम भुला नहीं सकते, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, धरातल पर काम करते हैं। आपको याद होगा कि पहले जब दिव्यांगजन कोई भी वाहन खरीदने जाते थे तो उसकी एक सीमा होती थी कि इतने ही एमएम, यानी एक निश्चित मानक कर दिया था कि यदि दिव्यांगजन अमुक माप की गाड़ी ही खरीदते हैं तभी उनको जीएसटी कंसेशन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। एक तो डिस्क्रिमिनेशन था, दूसरा ये कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ के वायलेशन में भी था। ठीक है, आपने रिफॉर्म कर दिया, सबको बराबर कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन इसका इंपैक्ट दिव्यांगजन पर क्या पड़ा? जब 28% टैक्स हमारे दिव्यांगजन देते थे, 10% का एग्जम्पशन होता था, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैवी इंडस्ट्रीज को डील करता है वहाँ अप्लाई किया करते थे। वहाँ से बिल बाउचर हम लोग जब सबमिट करते थे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करते थे, कुछ कंडीशन होती थी, उनको एक्सेप्ट करने के बाद ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट जारी हो जाया करती थी एडाप्टेड व्हीकल के रूप में, जो आरटीओ को चला जाता था कंसर्न, और एक एजेंसी को चला जाता था जिससे वो दिव्यांगजन वाहन खरीदने वाला होता था। ये जब रिफॉर्म आ गया और सबके लिए यूनिफॉर्म जीएसटी हो गया, यानी 18% हो गया सबके लिए वाहन खरीदने पर, तो स्थिति दूसरी हो गई। अब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने दिव्यांगजन को चूंकि कंसेशन देना नहीं है तो उन्होंने सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दिया। और जब सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दिया तो अब दिव्यांगजन अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं, 4 पहिया वाहन, तो उनको आरटीओ के चक्कर लगाओ, वो शासनादेश लाओ, ये शासनादेश लाओ, अब उसके चक्कर घिन्नी में फंसे हुए हैं। कारण क्या है इसके पीछे? समस्या यहां नहीं है कि रिफॉर्मेशन हुआ, जीएसटी गड़बड़ है। गड़बड़ी वहां हुई जब जीएसटी काउंसिल में किसी भी प्रकरण में जब दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, समुचित एवं पर्याप्त प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो नीतियां ऐसे ही बनेंगी। एक तरफ सरकार का उद्देश्य है दिव्यांगजनों को सशक्त करो, दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल ने जो ये रिफॉर्म किया दिव्यांगजनों के लिए, ये इनइक्वलिटी के बराबर हो गया। इक्वलिटी की तो जिनको आपने किया वो तो किया। अब वो स्थिति क्या बन रही है? दिव्यांगजनों को भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया। डिस्क्रिमिनेट क्या कर दिया भाई? आपको एडाप्टेड व्हीकल का अगर लाभ लेना है तो अब आरटीओ में जाइए तो कहते पहले मॉडिफिकेशन कराइए, सर्टिफिकेट लाइए। आजकल जमाना बदल गया है, गाड़ियां ऑटोमेटिक आ रही हैं। कुछ दिव्यांगजन ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक गाड़ियां चलाते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत उनको नहीं है। हाईटेक गाड़ियां हैं वो। कुछ दिव्यांगजन ऐसे हैं जो सामान्य गाड़ियां चलाना ही प्रेफर करते हैं, उनको इसमें सहजता होती है, सरलता होती है, अनुकूलता होती है। ऐसी दशा में क्या अब यह सरकार तय करेगी कि दिव्यांगजन कौन सा वाहन चलाएंगे? क्या यह सरकार तय करेगी कि दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल वाहन कौन सा है? मुझे लगता है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वह यह अधिकार देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव का अधिकार है। उसकी लाइफ कैसे चलेगी, किस वाहन से चलेगा, बस से जाएगा, टैक्सी से जाएगा कि अपनी गाड़ी से जाएगा,
400 mm की गाड़ी लेगा या स्कूटर चलाएगा या उससे बड़ी गाड़ी लेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। आपको कंसेशन नहीं देना है, मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 18% ही जीएसटी आपने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी को बढ़ावा देता है। जब 28 था तो 10% था, जब 18 हुआ है तो आपको 8 या और 5 के बीच में तो करना ही चाहिए, दिव्यांगजनों के लिए स्पेशली। और उसमें भी आपने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इतने एमएम की ही गाड़ियों को ही, अमुक माप की गाड़ियों को ही हम कंसेशन देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, यह भी गड़बड़ है। एक तरफ आप आर्टिकल 21 की बात करते हैं, गरिमामय जीवन जीने की बात करते हैं और बोलते हैं समावेशन की बात भी हम करने वाले हैं, और दूसरी तरफ इस ढंग से जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है उसको लेकर चले आते हैं। कहां से विजन लाते हैं मुझे नहीं पता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब जब जिन जिन संस्थाओं में दिव्यांगजनों का समुचित, पर्याप्त एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं होगा, वह संस्थान समावेशी भारत के निर्माण की संकल्पना को परिपूर्ण नहीं कर सकता है। और फिर कहता हूं, दिव्यांगजन राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र के समुन्नयन में अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं, निभाने के लिए तत्पर भी रहते हैं, लेकिन उस तत्परता का उपयोग राष्ट्र के हित में हो, इसके लिए उनको सामाजिक आर्थिक समावेशन के साथ साथ शैक्षिक उन्नयन की भी आवश्यकता है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, प्रत्येक संगठन में, प्रत्येक संस्था में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वो चाहे संसद हो, चाहे विधायिका हो, या जिला पंचायत हो, या त्रिस्तरीय पंचायत, जो भी हो। आपको याद होगा अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार काउंसिल के संदर्भ में एक इसी तरह की टिप्पणी किया है। जब बार काउंसिल में पिटीशन आई थी, आपको एसएलपी संख्या बता देता हूं, हालांकि उस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने डिटेल भी उसका डाला हुआ है। यही कहा था, जब बार काउंसिल के चेयरमैन ने यह कहा ना कि नहीं, पार्लियामेंट ने ऐसा कानून जो बनाया हुआ है उसमें इस तरह से व्यवस्था नहीं है कि दिव्यांगजनों के लिए हम कंसेशन कर सकें, दिव्यांगजनों को हम वहां पर समाहित कर सकें। लेकिन इसी के साथ वो ये भूल गए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी पार्लियामेंट ने ही बनाया है जो इंक्लूजन की बात करता है। और ये भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है, दिस एक्ट इज नॉट इन डेरोगेशन विद बट इन एडिशन टू। तो जब ये बात आ गई तो वहां पे गड़बड़ कहां से हो गया भाई। हालांकि ऑनरेबल जस्टिस ने इस पर बहुत अच्छा कहा और उसको चेयरमैन ने भी माना कि हाँ ठीक है, जो अब तो चूंकि इलेक्शन ऑनगोइंग है, इसलिए अभी तो अंडर पे है इलेक्शन, तो इसमें बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन जो सब कमेटीज बनेंगी और जो कमेटीज बनेंगी उसमें दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व हम रखेंगे। ये इसी भावना को इंगित करता है। जब सक्षम ने चर्चा किया था उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान वेंकैया नायडू जी से पॉलिटिकल बैरियर के संदर्भ में, उसके बाद काफी परिवर्तन आए हैं, परिवर्तन आते भी जा रहे हैं। आज वो स्थिति आ गई है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय भी इस बात को मानने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन चूंकि नीतिगत विषय है, विधायिका का क्षेत्र है, इसलिए न्यायालय का हस्तक्षेप वहां पर अनुचित है। उचित भी है ये माननीय न्यायालय का यह विचार, परंतु जो और संगठन है और संस्थान है जैसे जीएसटी काउंसिल, अगर जीएसटी काउंसिल में या तो दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व नहीं है, और अगर है तो उनके पास विजन नहीं है, लैक ऑफ जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो नहीं है, राइट टू लाइफ का विजन नहीं है, वरना ये जो 18% हुआ है, निश्चित रूप से ये भी बात वहां उठी होती, चर्चा हुई होती, और इसमें भी इस ढंग से बातें आई होती कि कम से कम 5 से 8 के बीच में होना चाहिए, और तब जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है वो सर्टिफिकेट भी जारी करती। चलिए मान लेता हूं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आपने ये कहा हुआ है कि भाई सब्जेक्ट टू इकोनॉमिकल फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टेट हम ये सारी फैसिलिटीज देंगे। आप तो यहां ये कहते चले हुए आ रहे हो। दूसरी तरफ माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी कई मामलों में ये कहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो इन्फोर्सेबल हैं ही। भारतीय संविधान का जो डायरेक्टिव पॉलिसी का प्रिंसिपल है वो भी तो आखिर उसी तरह से लागू होने की योग्य है। इसीलिए तो बना है कि दिव्यांगजन को या और जो वीकर सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करेंगे। अपलिफ्ट करने का क्या यही तरीका होता है, इनइक्वलिटी करेंगे? मुझे लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग, यद्यपि सरकार इस बात के लिए चिंतित रहती है कि दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण करना है, कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं भी आ रही हैं, बहुत सारी बातें भी होती हैं,
वो चाहे स्किल डेवलपमेंट का हो, चाहे एजुकेशन का हो, और अगर एनईपी की बात करें तो उसमें भी इस तरह से व्यवस्था है। लेकिन जाने कहां चूक हो जाती है, जब इस ढंग से बातें आती हैं, तो जब आप रास्ते को ही रोक देंगे, आवागमन के साधन को ही रोक देंगे, तो स्थिति क्या बनेगी? दिव्यांगजन के लिए लग्जरी चीज नहीं है कि वो बड़ी गाड़ी लेके चलता है या गाड़ी लेके चलता है इसलिए उसके लिए विलासितापूर्ण है, नहीं। या उसकी आवश्यकता है, जैसे वो बैसाखी लेके चलता है, व्हीलचेयर लेके चलता है, इसी प्रकार से वाहन भी उसके लिए आवश्यकता की वस्तु हो जाती है। और जब ये उसकी आवश्यकता नहीं होगी तो उसकी मोबिलिटी नहीं बढ़ पाएगी, और जब मोबिलिटी नहीं बढ़ पाएगी, आवागमन नहीं हो पाएगा, तो निश्चित रूप से ये जो हम बात कर रहे हैं समावेशन की, ये कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावी होती है, और जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं विफल होता है। मुझे लगता है सरकार को अपनी फाइलों से बाहर निकल के थोड़ा सा सोचना चाहिए, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLPC 036061/2025 में कहा गया है, जो वर्जन दिया गया, जो व्यूज दिए गए, जो ऑब्जर्वेशन दिए गए, उनको हर संस्था में लागू किया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सरकार के लिए कोई दिक्कत इसमें है। जीएसटी काउंसिल में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए। स्टेट में जो लोग बैठे हुए हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो डिसेबिलिटी का सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र को भी अधिकार है, राज्य को भी अधिकार है, और दोनों के मेल से ही ये कोई कार्य हो सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इनइक्वलिटी नहीं बढ़ा करके इक्वली होना चाहिए। जीएसटी की रेट्स को कम करिए, अगर कम नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से आप सर्टिफिकेट जारी करते थे अडॉप्शन के लिए, अडॉप्टेड व्हीकल के लिए, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। अन्यथा दिव्यांगजन को निरंतर ये प्रॉब्लम होती रहेगी। सरकारों को इस पर चेतना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको मेरा विचार ठीक लगता है या आप विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। और हाँ, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। वंदे मातरम, जय हिंद।